हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आनुवांशिकता, मेंडल के वंशागति के नियम, एक जीन की वंशागति, दो जीनों की वंशागति और बहुजीनी वंशागति। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 to 12 तक का बायोलॉजी पार्ट, जो एनसीईआरटी साइंस होता है उसका बायोलॉजी पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉपिक्स देखेंगे वीडियो में। तो पहला जो टॉपिक है वो है आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। प्रत्येक जीव में प्रजनन की क्रिया द्वारा संतान उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता होती है। कुछ लक्षण माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, जिन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। वंशागत लक्षणों का अध्ययन आनुवांशिकता के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों के माता पिता से संतान में पहुंचने की रीतियों एवं आनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिक विज्ञान कहा जाता है। प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण एक इकाई द्वारा नियंत्रित होता है जिसे एलील कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे गोल्ड वीट जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं, झुर्रीदार वीट जिसे स्मॉल आर से करते हैं, एक दूसरे के एलील होते हैं। इसके बाद आता है समयुग्मजी। मेंडल के अनुसार प्रत्येक जनक की कायिक कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होते हैं। जब दोनों कारक एक समान हो तो ऐसी दशा को समयुग्मजी कहते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसके बाद विषम युग्मजी। जब दोनों कारक एक दूसरे से भिन्न हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं, जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। वहाँ पे क्या था कि दोनों कैपिटल टी थे, दोनों स्मॉल टी थे। यहाँ पे एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इसके बाद है फिनोटाइप। जीव का बाहरी लक्षण, जो भी जीव के हम बाहरी लक्षण को देख सकते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले को फिनोटाइप कहते हैं। जैसे पौधों का लंबापन, बौनापन, ये फिनोटाइप लक्षण है। जीनोटाइप लक्षण क्या होते हैं? जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं, जो कारकों का बना होता है। जैसे कोशिकाओं में दो कारक और दोनों लंबे लक्षण वाले, यानी कैपिटल टी, डबल कैपिटल टी व बौनेपन लक्षण डबल स्मॉल टी होते हैं। यानी जो लक्षण हम बाहर से देख सकते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं, और जो लक्षण उनके डीएनए में होता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता उसे जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब इसके बाद ग्रेगन जॉन मेंडल, इन्हें आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। इन्होंने अध्ययन के लिए मटर के पौधे का चयन किया। ये इंपॉर्टेंट है कि किसके पौधे का चयन किया था, तो मटर के पौधे का चयन किया था, और इसका रिपोर्ट इन्होंने 1866 में प्रकाशित किया था। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने वंशागति के 3 नियम दिए थे। मटर के 7 लक्षणों का चयन किया था, यानी 3 नियम देने के लिए इन्होंने जो मटर का लक्षण है उसमें 7 लक्षणों का चयन किया था, जिसके जरिए इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला लक्षण है तने की ऊंचाई, लंबा या बौना, फूल का रंग बैंगनी या सफ़ेद, फूल की स्थिति अच्छी या अत्यंत, फली का आकार फूला या सिकुड़ा, फली का रंग हरा या पीला, बीज का आकार गोल या मुरझाया, बीज का रंग पीला या हरा। अब इसके जरिए इसके विभिन्न गुणों के बीच संकरण कराकर प्राप्त परिणाम से 3 नियम दिए, जिसे वंशागति का नियम कहते हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। पहला है प्रभाविता का नियम। इसके लिए इन्होंने क्या किया, कैपिटल टी वाले शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौना पौधा लिया। इसके बीच इन्होंने रिएक्शन कराया, बौने पौधे को स्मॉल टी से और लंबे पौधे को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया। अब इसके बाद संकरण कराने से जो फर्स्ट जनरेशन में इन्हें एक कैपिटल टी स्मॉल टी यानी लंबा पौधा इन्हें प्राप्त होता है। तो जो कैपिटल टी है वो प्रभावी होता है, जो स्मॉल टी होता है वो अप्रभावी होता है। इससे परस्पर विरोधी गुणों वाले दो शुद्ध जनकों के बीच संकरण से उनकी संतानों में विरोधी लक्षणों में से एक लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता है। यानी जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो दिखाई देता है और जो अप्रभावी हैं वो दिखाई नहीं देंगे। जैसे कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है तो इसलिए पौधा लंबा होगा, यानी अप्रभावी लक्षण जो है बौना पौधा नहीं होगा। दूसरा है पृथक्करण का नियम। इसमें दो विपरीत लक्षणों का संकरण कराने पर F1 जनरेशन में दोनों लक्षण उपस्थित होते हैं, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों लक्षण पृथक हो जाते हैं। जैसे लंबा पौधा लिया यानी कैपिटल टी, और फिर
बौना पौधा लिया स्मॉल टी। अब इसका जब क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में टाल, यानी मैंने बताया आपको कि ये प्रभावी होता है और ये अप्रभावी होता है। तो जो पहले जनरेशन में प्रभावी लक्षण ही अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, तो ये टाल प्लांट होता है। उसके बाद दोबारा इसमें संकरण कराने से क्या होता है, F2 जनरेशन में 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। इसका फिनोटाइप रेशियो है 3:1 और इसका जीनोटाइप रेशियो है 1:2:1। ये जो रेशियो होता है ये इम्पोर्टेंट होता है। इसे मेंडल का पहला व दूसरा नियम एक संकर संकरण कहते हैं, यानी जो मेंडल का पहला नियम और जो उसका दूसरा नियम है उसको एक संकर संकरण कहते हैं। उसके बाद तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। इसमें लाल पुष्प एवं लंबा पौधा लेते हैं, यानी इसमें दो लक्षणों को शामिल किया जाता है। दूसरा सफ़ेद पुष्प एवं बौना पौधा, यानी स्मॉल आर और स्मॉल टी। अब जब इसमें रिएक्शन कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी लाल पुष्प एवं सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। फिर दूसरे में होता है, इसकी संख्या 9 होती है, यानी इसका जो हम एक चक्र बोर्ड बनाकर उसका रिएक्शन इसमें इसके संकरण कराते हैं तो उससे जो प्राप्त होता है उसमें लाल पुष्प और लंबे पौधे वाले पौधों की संख्या 9 होती है। दूसरे में लाल पुष्प व बौने पौधों की संख्या 3 होती है। सफ़ेद पुष्प व लंबे पौधों की संख्या 3 होती है। सफ़ेद पुष्प व बौने पौधों की संख्या 1 होती है। इसलिए स्वतंत्र अभिवहन का जो नियम है उसका रेशियो है 9:3:3:1। इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, यानी तीसरे नियम को डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब तीनों नियम जो है उसे याद रखिएगा, खासकर इसमें रेशियो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। गुणसूत्र क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन की धागे नुमा संरचना है जो जीवित कोशिका के केंद्रक के भीतर स्थित रहता है। मुख्य रूप से जीन के रूप में आनुवांशिक जानकारी ले जाने में शामिल होता है। जो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत है उसे बावेरी और सडन ने 1900 के दशक में शुरुआत में दिया था। यह आनुवंशिकी का मूल सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत में क्या है कि जीन आनुवंशिक की इकाइयां हैं जो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। इसमें एक पॉइंट देखेंगे हम, ब्रीस और कॉरेंस ने ऐसे गुणसूत्रों की खोज की थी जो केंद्रक के अंदर मौजूद थे। दूसरा पॉइंट है, सडन और बावेरी ने कोशिकाओं के विभाजित होने पर गुणसूत्रों के व्यवहार का अवलोकन किया। अब इसके बाद ये टॉपिक है बहुजीनी वंशागति। जब एक विशेषता 2 या 2 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है, और फिर यानी ये टॉपिक में मैंने लिखा है, एक टॉपिक तो ये है, दूसरा टॉपिक ये है अक्सर जीन की मात्रा बड़ी होती है लेकिन प्रभाव छोटा होता है। नेक्स्ट है मानव में बहुजीनी वंशागति, ऊंचाई, त्वचा रंग, आँखों का रंग और वजन है। अन्य जीवों में भी पॉलीजीन मौजूद होते हैं। एक पॉलीजीन विशेषता एक विशेषता है। तो सारे टॉपिक्स इसमें कंप्लीट हो गए। मैं स्टार्टिंग से आपको नोट्स दिखा देती हूँ। मैंने हर वीडियो में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आपको पहले 6 to 12 तक की NCERT साइंस वाली बुक पढ़ लेनी है, उसके बाद ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो ही आपको नोट्स समझ में आएंगे। नोट्स में क्या है कि किसी भी टॉपिक का जो पॉइंट्स होता है वो पूरा डीप में नहीं होता है, तो जब आप इसमें केवल की पॉइंट होता है, तो जब आप बुक पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको ये की पॉइंट समझ में आएंगे। अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास या जिसको ज़रूरत हो उसके पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या नोट्स से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करें।